बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। बायोकेमिस्ट्री का आज पार्ट 11 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 11 कवर करेंगे। ईडीएम का टॉप 20 का पीडीएफ ईईडीएम का टॉप 20 का पीडीएफ तो अपलोड हो चुका है ना। ईईडीएम का टॉप 20 का पीडीएफ शायद अपलोड है, नहीं होगा तो देखना पड़ेगा, चेक कर लेंगे हम। चलिए, बायोकेमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन चल रहा था। पार्ट 11 कहाँ तक क्या पढ़े थे, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि हमारे बायोकेमिस्ट्री में कहाँ तक पहुंचा, क्या तक का सफर था, जो कहाँ तक पहुंच पाए हम। तो टॉप 20 क्वेश्चन आपका चल रहा था। हालांकि टॉप 50 टॉप 100 एमसीक्यू भी लेके आना है। टॉप 50 तो नहीं हो पाएगा लग रहा है, एग्जाम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। जो प्लानिंग किए थे, अगर इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होता तो बहुत परफेक्ट था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितना होगा वो परफेक्ट ही होगा। ठीक है, सफिशियंट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका था। 10 क्वेश्चन कर चुके थे। लिपिड क्या होता है इसके बारे में डिफिनेशन क्लासिफिकेशन देखे थे। ट्राइग्लिसराइड्स का पूरा स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पिछले क्लास में देखे थे। हालांकि है ये 2 क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम एक में बताए थे। आपके एग्जाम में या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया था 10वां क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन टॉप 20 में आ रहा है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अच्छे से पढ़े हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है। ठीक है, आपको याद होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिखाने जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार आप पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या है वो है क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग में, जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किए हुए हैं, उन्हें लगता है अरे यार यही क्वेश्चन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आ रहा है ना फीलिंग। चलिए, डिस्कस द फैक्टर विथ इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्शन। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के मैकेनिज्म को बताना है, और एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। या फिर इसके, या तो ये नहीं पूछेगा, अगर तो क्या पूछेगा, एंजाइम इनहिबिटर पूछ देगा कि एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बताइए डिटेल में। देखिए, इरशाद जी कह रहे सर ये तो हलवा है। बहुत अच्छी बात है इरशाद जी, अच्छी बात है, इसको पढ़ चुके हैं। तो एंजाइम होता क्या है, इसके मैकेनिज्म को देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है इसको जानेंगे, और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत इजी है, एकदम अच्छी तरीके से बहुत ध्यान लगा के देखिए। जो स्टूडेंट्स अभी एकदम नहीं पढ़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से देखिए। एक बार पहले हम धीमे धीमे सारी चीजों को पढ़ाएंगे, फिर सरसरी निगाह से जल्दी से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम से, कि आखिर ये एंजाइम है क्या। ठीक है, चलिए, एंजाइम है क्या, आइए देखते हैं। एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मोस्टली प्रोटीन, दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो शायद हम पीवाईक्यू में करा चुके थे। अगर आप ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री का जो पीवाईक्यू हुआ है उसमें हम शायद करा चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री का 2 साल का पीवाईक्यू हो गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, खासकर ये प्रोटीन होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित जीव में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, लेकिन खुद नहीं बदलता। एग्जाम्पल आपको बहुत बार दे चुके हैं, एक बार और दे दे रहे हैं। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये हमारे स्लाइवा में मिलता है। यहाँ एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। किसके हेल्प में, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, खुद तो नहीं बदलता, लेकिन स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिससे हमें बाद में ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है। तो एंजाइम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, खासकर प्रोटीन होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू पढ़ेगी, टॉप 20 दोनों पढ़ना है। पीवाईक्यू और टॉप 20 दोनों पढ़ना है। अगर आपको एकदम 100% क्लियर पास होना है तो पीवाईक्यू टॉप 20 दोनों पढ़िए। एंजाइम, एंजाइम जटिल जैविक अणु होते हैं। देखिए, दोनों में लगभग सेम है, कोई अलग नहीं लिखे हैं। जैसे आप यहाँ पीवाईक्यू में देखेंगे वही आप टॉप 20 में है। जो एंजाइम हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही एंजाइम वहां पढ़ाए थे। तो बस आपको देखना ससरी निगाह से, कि देखना कि हाँ वही है कि वहां नहीं है, बस इसे फॉलो करना है। एंजाइम जटिल जैविक अणु होते हैं जो अधिकतर प्रोटीन होते हैं, और जीवित प्राणियों में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अनु सरकार जी पूरा रोई पड़े हुए हैं। सर मेरी बैक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी, उसमें मुझे स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन नहीं समझ में आ रहा है।
5 बार देख लिया, प्लीज सर हेल्प करिए प्लीज। तो अभी तो फिलहाल ये क्लास चल रहा है बायोकेमिस्ट्री का, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आईपीएससी छोड़ दीजिएगा, कम से कम स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर बनाइए जो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, बाकी थ्योरेटिकल कवर करिए हो जाएगा, स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, अगर आएगा भी तो कुछ इंपॉर्टेंट 5-10 स्ट्रक्चर बता देंगे, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए। तो एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मोस्टली प्रोटीन दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, खासकर प्रोटीन होते हैं जो जीवित जीवों में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए, कैटलिस्ट क्या होता है वही तो बता रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिए, एक एंजाइम एमाइलेज, ये एज ए कैटलिस्ट है, इसको एज ए कैटलिस्ट मानिए, कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये, कि हमारे जो भी स्टार्च का है इसको कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में बदल देगा, लेकिन खुद नहीं बदलेगा। जो एमाइलेज है, एमाइलेज एंजाइम ही रहेगा, वो रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है कैटलिस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि पता है ये एंजाइम का काम ही यही है, हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, इनकी दर को बढ़ा देना, चाहे पाचन हो, हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो, ठीक है, हम जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है, या जो भी प्रोसेस आप देख रहे हैं हमारे बॉडी में ऊर्जा मिलने तक का, सब एंजाइम से होता है। तो ये एंजाइम के रेट को बढ़ा देते हैं, दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं बिना, विदाउट बीइंग चेंज या यूज ऑफ द रिएक्शन, बिना खुद में, मतलब बिना बदले हुए, बिना उस रिएक्शन को यूज किए हुए, बिना खुद को चेंज किए हुए क्या करते हैं, रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा था? वही आपको एग्जांपल बताए थे एमाइलेज वाला। देखिए, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन खुद तो नहीं बदला। वही है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते हैं। एंजाइम आर एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। एंजाइम जो होते हैं आवश्यक होते हैं हमारे अलग अलग लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, इंक्लूडिंग डाइजेशन, वही डाइजेशन, पाचन, रिस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, तो ये रासायनिक अपक्रिया को, गति को बढ़ाते हैं बिना स्वयं बदले या समाप्त हुए। एंजाइम विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, डीएनए प्रतिकृति और कई मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज हैं, कई मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो पाया एंजाइम क्या है। देखिए, बहुत सारी आप लोगों की प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम सुनेंगे तो कब कैसे इसको पढ़ाएंगे, तो पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम को ना हम सोचेंगे लास्ट टाइम में, लास्ट में आपसे खुद कहेंगे कि अपनी प्रॉब्लम को बताइए, हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, अभी बस कोशिश करते हैं कि जल्दी से इसको पहले खत्म कर दें एंजाइम, फिर आपके प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा साक्षी गोपाल सालू जी बहुत बड़ा मैसेज कर रहे हैं, अब इसको पढ़ेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी हम लास्ट में आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, आपको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक ये पूछ रहा है, या तो ये आएगा या तो फिर आएगा एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। ठीक है, चलिए, तो एंजाइम आपको समझ में आया, जल्दी से सरसरी निगाह से देख लें। तो एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, मोस्टली प्रोटीन होते हैं, जो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जीवित जीवों में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट जो रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है बिना चेंज हुए। ठीक है, दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं बिना चेंज हुए, बिना समाप्त हुए। एंजाइम जो होते हैं आवश्यक होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस में, अलग अलग जो भिन्न भिन्न जीवन की प्रक्रियाएं हैं उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि डाइजेशन, पाचन, रिस्पायरेशन, सांस लेना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को भी रिप्लिकेट करना, या फिर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ब्रेक डाउन होते रहते हैं, ऊर्जा में बदलना, सांस लेना, सारी चीजें, उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम की बात करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द जर्नल स्टेप ऑफ एंजाइम एक्शन आर डिस्क्राइब बिलो। देखिए, कुछ सामान्य स्टेप है एंजाइम की क्रियाविधि कैसे काम करता है, तो एंजाइम क्रिया के सामान्य चरण नीचे वर्णित हैं। अब क्या क्या है, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, सक्रिय साइट से सबस्ट्रेट बाइंडिंग करेगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का मतलब यहाँ पे है एंजाइम से, एक्टिव साइट से मतलब क्या है, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम मतलब एक्टिव साइट। अब एंजाइम के दो साइट होते हैं, एक एक्टिव साइट, एक इलेक्ट्रिक साइट।
ठीक है। तो एक्टिव साइट से जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है ये बाइंड करेगा, तभी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। तो द एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड द एक्टिव साइट। एंजाइम के पास एक क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। द एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक रीजन, जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, एंजाइम का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे सक्रिय साइट कहा जाता है। ओके, चलिए द सब्सट्रेट, जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, अभी तो एक्टिव साइट समझ में आया, दो चीज बताया यहाँ पे, सब्सट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। ठीक है, सक्रिय साइट से सब्सट्रेट बाइंडिंग। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं कि एंजाइम कैसे काम करता है, तो सब्सट्रेट समझना जरूरी है और एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट समझ में आ गया कि एंजाइम का ही एक पार्ट होता है, एंजाइम में एक साइट होता है। साइट मतलब जहां से सब्सट्रेट बाइंड करता है, जहां जुड़ता है। ठीक है, चलिए तो एक्टिव साइट समझ में आ गया कि एंजाइम में होता है। अब सब्सट्रेट की बात करते हैं। सब्सट्रेट एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है अपॉन विद द एंजाइम एक्ट, जहां पे एंजाइम एक्ट करता है, एंजाइम जुड़ता है। बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट। ठीक है, सब्सट्रेट वह अणु जिस पर एंजाइम कार्य करता है, एंजाइम के सक्रिय साइट से जुड़ता है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट से जो कौन जुड़ता है, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ता है। ठीक है, अब कैसे समझ में आएगा, यहां देखिए, दिस बाइंडिंग में फॉलो। ये बाइंडिंग जो जुड़ रहा है सब्सट्रेट एक्टिव साइट से एंजाइम के, इसको इस तरह फॉलो किया गया। जैसे पहला इसमें है लॉक एंड की मॉडल, ताला चाबी सिद्धांत। द सब्सट्रेट फिट एग्जैक्टली इनटू द एंजाइम एक्टिव साइट। आप ताला चाबी को देखे हुए हैं किस तरह से एग्जैक्टली फिट हो जाता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जो आपका ताला है वो एज ए एंजाइम है। ठीक है, जो एज ए क्या है, एंजाइम है, एक्टिव साइट है। और जो चाबी है वो क्या है, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है। आप देखिए कितने अच्छे से बाइंड कर जाते हैं। वही बताने की कोशिश किया है, एंजाइम इसी तरह से वर्क करता है कि बहुत अच्छे से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, ताला जो चाबी है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, वो कितने अच्छे तरीके से बाइंड करके रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। लॉक एंड कुंजी मॉडल, सब्सट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइट में बिल्कुल फिट बैठता है। आपको डायग्राम बना देना है, कौन वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। ताला चाबी तो नहीं बना पाएंगे आप, अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये डायग्राम बना सकते हैं। सब्सट्रेट हो गया, ये आपका जो चाबी है, सॉरी ये जो ताला है, इसका देख सकते हैं एक्टिव साइट, ये इसका एक्टिव साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सट्रेट बाइंड करेगा और यहाँ क्या बना देगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इसको आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। ताला चाबी सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, लॉक एंड की मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल, द एंजाइम चेंज इट्स शेप स्लाइटली। द एंजाइम, जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ना, ये अपने शेप को, आकार को थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, अपने शेप को, आकार को बदलेगा तो फिर सब्सट्रेट मोल्स लेगी, जिससे आसानी से जो मॉलिक्यूल है वो फिट बैठ जाए। यहाँ पे क्या था, ताला चाबी सिद्धांत में कि एकदम सब कुछ फिट था। जैसे ही आपका एक्टिव साइट था एंजाइम ताला, वैसे ही चाबी था, उसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, फिट बैठ गया और रिएक्शन को बढ़ाया। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या बता रहे हैं कि जो एंजाइम का आकार है वो थोड़ा सा बदलेगा। जैसे आप देखिए कि नीचे वाला जो आप एंजाइम का एक्टिव साइट देख रहे हैं, ये इंड्यूस फिट मॉडल का स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल थोड़ा छोटा है। लेकिन जैसे जैसे आपके करीब आएगा वो अपना एंजाइम आकार बदलेगा और इसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, अपने आप को छोटा कर लेगा एक्टिव साइट, तो बहुत अच्छे से तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोनों डायग्राम बनाना है। ये आपका पहला वाला है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा वाला आपका है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, तो दोनों डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है, अच्छे से मेहनत करके करना है। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। देखिए पहला आपको फिर बता रहे हैं, जल्दी से एक बार फिर बताएं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। इसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से एंजाइम काम करते हैं, किस मैकेनिज्म से काम करते हैं। तो पहला आपको बताया सब्सट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। जो सब्सट्रेट होता है, मॉलिक्यूल होता है, ये एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि द एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे सक्रिय साइट कहते हैं। ठीक है, अब सब्सट्रेट क्या होता है, सब्सट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट से। सब्सट्रेट वह अणु होता है जिस पर एंजाइम काम करता है। तो सब्सट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइट से जुड़ता है। जैसे लॉक एंड की मॉडल में सब्सट्रेट फिट एग्जैक्टली इनटू द एंजाइम एक्टिव साइट। लॉक ताला चाबी सिद्धांत में जब मॉलिक्यूल सब्सट्रेट होता है, एंजाइम की सक्रिय साइट पे बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल, द एंजाइम चेंज इट्स शेप स्लाइटली, हल्का सा अपने आकार को बदलता है एंजाइम, जिससे प्रॉपर तरीके से जो सब्सट्रेट होता है वो बैठ जाता है। एंजाइम सब्सट्रेट को अच्छी तरह से फिट करने के लिए अपना आकार थोड़ा बदल लेते हैं। ठीक, चलिए अब पहला आप देखे थे एक्टिव क्या है, सब्सट्रेट एंड बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। दूसरा क्या है, रिलीज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो बाइंड हो गया, उसको रिलीज भी तो करना है, बाइंड होने के बाद रिलीज करना है। अब दूसरा हेडिंग होगा रिलीज द प्रोडक्ट। आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद
द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, प्रोडक्ट जो होगा आसानी से एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। द एंजाइम रिमेन अनचेंज एंड फ्री टू कैटालाइज अनदर रिएक्शन साइकिल, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो नहीं बदलेगा, वो फिर से तैयार रहेगा कि कोई और सबस्ट्रेट आके बाइंड करे, उसको भी हम रिलीज करें। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के बाद उत्पाद सक्रिय साइट से मुक्त हो जाते हैं, एंजाइम अपरिवर्तित रहता है और एक अन्य प्रतिक्रिया चक्र को उत्प्रेरित करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौरभ कन्नौजिया जी कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सौरभ जी, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस बात को आप कह रहे हैं। हम शायद आपको बहुत दिन से देखते आ रहे हैं और हमारे साथ आप पढ़ते आ रहे हैं, और ये टॉपिक पे आप कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अनबिलीवेबल। बाकी कोई न्यू स्टूडेंट कहता तो बात अलग था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट बताएं आपको, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत एंजाइम में आप पढ़ रहे हैं कि कैसे काम करता है। ताला चाबी का मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम के एक्टिव साइट से था। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम से। देखिएगा जो सबस्ट्रेट है ये ताला चाबी है, और एक्टिव साइट एंजाइम का एक साइट होता है, एक साइट होता है, उसका क्या कहते हैं एक्टिव साइट। बस दोनों कैसे बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद एक्शन देते हैं, यही हमें तो सीखना है। ठीक है, चलिए क्लियर। इंड्यूस फिट मॉडल में खाली एंजाइम हल्का सा अपने आप को बदल देता है, जिससे अच्छे तरीके से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है बैठ जाए। अब जब बैठ गया तो रिलीज में जो करना है, अगर यहाँ पे देखिए ताला चाबी सिद्धांत ये चीजें हो गया, लॉक कॉम्प्लेक्स बना लिया, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब प्रोडक्ट रिलीज होगा, इसके बारे में भी बता दीजिए। और यही तो बताना है। दूसरा रिलीज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिलीज होना। रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइट से, इस एक्टिव साइट से कहाँ गया, इस एक्टिव साइट से, ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, इससे प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द एंजाइम रिमेन अनचेंज एंड फ्री टू कैटेलाइज अनदर रिएक्शन साइकिल, एंजाइम अपरिवर्तित रहता है और एक अन्य प्रतिक्रिया चक्र को उत्प्रेरित करने के लिए स्वतंत्र रहता है। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये आपका एंजाइम है, थोड़ा जूम करके अगर दिखाएं, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ है नहीं, ये एंजाइम है, एंजाइम का यहाँ पे एक्टिव साइट है और ये आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिनको आपको क्या दिखाना है, बाइंड दिखाना है, क्योंकि एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होंगे। देखिए यहाँ से एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड हो गए, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लिए। अब हमें बताना रिलीज द प्रोडक्ट, बस यही प्रोडक्ट को आपको फिर रिलीज होता दिखा देना है। ठीक है, इसको दूर दूर कर दीजिएगा कि रिलीज हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या ये डायग्राम बन जाएगा? दूसरा वाला जो है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, उसमें आपको ये बताना है कि एंजाइम जो है ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये आपका एंजाइम है, और ये आपका क्या है, एक्टिव साइट है। ठीक है, एक्टिव साइट से क्या करेगा, बाइंड करेगा। एरो बता के जैसे बाइंड किया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया रिलीज, यहाँ पे प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो गया। ओके, तो इस पॉइंट को आपको बताना है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट में। क्लियर? चलिए बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समझ में आ गया सौरभ जी? इसका मतलब मजाक कर रहे थे आप मेरे साथ, पहले से आपको आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट आप देख लिए बहुत अच्छे तरीके से कि आपको प्रभावित कर, ये क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है आपको ये समझ में आया। एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस होता है, प्रकार एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसे अणु होते हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन होते हैं। ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव होते हैं, उनमें एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट कौन, जो हमारे बॉडी में या फिर रिएक्शंस में रेट, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो भी रिएक्शन होता है उनके दर को बढ़ा देते हैं, वही कैटलिस्ट होते हैं। इसलिए एंजाइम जो होता है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक होता है, खासकर डाइजेशन में, रिस्पायरेशन में और बाकी चीजों में। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म में आपका सबस्ट्रेट एक्टिव बाइंड टू एक्टिव साइट, जिसमें आपको बताया लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। दूसरा रिलीज द प्रोडक्ट, जो बाइंड किया था वो रिलीज होना दिखा दीजिए बस। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो देखिए पहला है तापमान, क्या है, टेम्परेचर, तापमान है। एंजाइम वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब देखा जाए कितने टेम्परेचर पे, वही 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, या तो आप लिख सकते हैं 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, टू हाई या टू लो टेम्परेचर कैन रिड्यूस एक्टिविटी या डीनेचर द एंजाइम, बहुत ज्यादा या बहुत कम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, डीनेचर हो जाएंगी। ओके, एंजाइम इष्टतम तापमान पर सबसे अच्छा काम करते हैं।
बहुत अधिक या बहुत कम तापमान एंजाइम की सक्रियता को कम कर सकता है या उसे विकृत कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पीएच। पीएच एंजाइम, ईच एंजाइम हैज द ऑप्टिमम पीएच। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग को जरूर ध्यान दीजिएगा, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्या पढ़े थे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम किस तरह किस मैकेनिज्म से काम करता है वो देखे थे, ताला चाबी सिद्धांत वाला। ठीक है, अब एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला आपको तापमान बताए कि एंजाइम अगर अच्छे तापमान है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, इस पे अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी घटने लगेगी। दूसरा पीएच की बात करें तो ईच एंजाइम है ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम के पास एक अच्छा पीएच होता है। यदि पीएच बहुत ज्यादा अम्लीय रहा या बहुत ज्यादा क्षारीय रहा, बेसिक रहा, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, पीएच, प्रत्येक एंजाइम का एक इष्टतम पीएच होता है। यदि पीएच बहुत ज्यादा अम्लीय या बहुत क्षारीय है तो एंजाइम गतिविधि कम हो जाती है। एंजाइम कंसंट्रेशन, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट लिखना जरूरी है सर। देखिए आपके ऊपर है, आप खाली चाहे पहला पॉइंट बन के लिख करके हेडिंग लिखे खाली डायग्राम को बना देंगे तब भी सही है। ठीक है, आपको देखिए कुछ तो लिखना है। हेडिंग डाल दीजिए रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। अब चाहे आप थ्योरी ना लिख के डायग्राम बना के दिखा दीजिए। डायग्राम चाहे ऐसे बनाइए, चाहे आप यही वाला डायग्राम बना के प्रोडक्ट को रिलीज होता दिखा दीजिए, हो गया रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एकदम छोड़ के मत आइएगा, कुछ लिख के आइएगा। ओके चलिए, क्योंकि आप देखिए सिंपल है, अब इतना लिखे हुए हैं और इसमें कुछ याद करना है नहीं। जो प्रोडक्ट बाइंड कराए उसी को रिलीज करा देना है और लिख देना रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, बस सिंपल है। और इसको छोड़ के आएंगे तो हमें लगता है कि नहीं सही है। ठीक, चलिए टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एंजाइम की सांद्रता। मोर एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन इफ एनफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। यदि पर्याप्त सबस्ट्रेट मौजूद हो तो अधिक एंजाइम प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि मोर एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए। और क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। एक्चुअली में थोड़ा अजीब सा मतलब चक्कर जैसा लग रहा था, इसलिए रुके हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ठीक है, आवाज अगर धीमे बोला जाए तब भी ठीक है ना? आवाज अगर थोड़ा स्लो बोलें तब भी ठीक है, बहुत ज्यादा तेज अगर ना बोला जाए तब भी आपको सुनाई दे रहा है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर हम इतना धीमे बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, चलिए टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, पीएच की बात करें, एंजाइम की सांद्रता की बात करें, तो यहाँ पे सारी चीजें यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेज नहीं बोल पाएंगे, धीमे बोलना है, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा ऐसा फील हुआ। यदि पर्याप्त सबस्ट्रेट मौजूद हो तो अधिक एंजाइम प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं। मोर एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन इफ एनफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। ओके, मोर एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन इफ एनफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं आज, बाकी क्वेश्चन को कल देखेंगे। ओके, मोर एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन, कह रहा है एंजाइम कंसंट्रेशन। यहां पे आपको बताना है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो यहाँ तापमान को बता दीजिए कि एक अच्छे तापमान पे काम करता है। इन पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने तापमान पे, किस तापमान पे एंजाइम अच्छे से काम करता है, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपसे कहा था 40 डिग्री सेल्सियस, या बहुत ज्यादा 52 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये एमपी में आया था, आरजीपीवी में। ध्यान दीजिएगा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम अच्छे से काम करता है।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, बाकी चीजों को कल देखेंगे, यही क्वेश्चन को खाली कवर कर लेते हैं, इन्वर्टर वाली चीजें कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा तबियत नहीं ठीक लग रहा है। पीएच की बात करें तो एंजाइम जो होता है ऑप्टिमम पीएच पे बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक पीएच अगर रहेगा, ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। एंजाइम कंसंट्रेशन में बताया जा रहा है कि मोर एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन, जितने एंजाइम अधिक से अधिक एंजाइम रिएक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यदि पर्याप्त सबस्ट्रेट मौजूद हो, इफ एनफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो जितने ज्यादा होगा, एंजाइम का काम क्या है, बाइंड करके उनको रिलीज करना, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि पर्याप्त सबस्ट्रेट मौजूद हो तो अधिक एंजाइम प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद चौथा है इन्हिबिटर, यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक में इन्हिबिटर आता है। मान लीजिए एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना हो या बंद करना हो, तो दीज आर सब्सटेंस, ये ऐसे पदार्थ होते हैं दैट स्लो डाउन या स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो इन्हिबिटर भी आता है प्रभावित करने वाले कारक में, कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस क्लास के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट ही लेंगे, फिर देखेंगे शाम को जैसा क्लास होगा। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर की अगर बात करें तो दीज आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। अगर मान लीजिए एंजाइम अपने, ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, एक तो रोक देता है और एक क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इन्हिबिटर, एक्टिवेटर, ये आपको हम कई सारे 1 2 3 4 5 5 आपको कारक बताए हैं, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक 5 बताए हैं। पहला आपको तापमान बताए, टेम्परेचर। दूसरा आपको पीएच बताए, मतलब कि बहुत ज्यादा अम्लीय या बहुत ज्यादा क्षारीय पे अच्छा वर्क नहीं करेगा। तीसरा आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, तीसरा आपको बताया है कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, कि जितना ज्यादा एंजाइम, मोर एंजाइम स्पीड करेगा, मतलब मोर एंजाइम कैन स्पीड द रिएक्शन, जितने ज्यादा एंजाइम रिएक्शन को बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, जब उसके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करेगा जब उसके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, थैंक यू, लेकिन अभी क्लास के बाद, मतलब ये क्लास को थोड़ा सा ही लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, ओके। कई क्लास हो जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ है, लेकिन हमें लगता है सही हो जाएगा। तो इन्हिबिटर और एक्टिवेटर ये दोनों समझ में आ गया, यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया है। देखिए याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए हम मेंशन कर दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एंजाइम इन्हिबिटर के बारे में सोच रहे हैं, कल पढ़ा है, कितना बचा है देखें, बहुत बड़ा है अभी तो। एंजाइम इन्हिबिटर के बारे में सोच रहे हैं कल पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए आप इतना पढ़ के आइए, एंजाइम इन्हिबिटर को कल पढ़ाएंगे, कल की क्लास में, ओके। आज की क्लास में एक बार फिर हम जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बंद करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका था, एंजाइम होते क्या है, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पीवाईक्यू सीरीज में करा चुके थे, इसको जरूर देख लीजिएगा। एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए हम बार बार बता दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोस्टली प्रोटीन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं बिना चेंज हुए या बिना समाप्त हुए। हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ये एंजाइम, जैसे कि डाइजेशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनके लिए, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो जो सबस्ट्रेट होता है बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है। इसमें हम आपको ताला चाबी सिद्धांत बताए, लॉक एंड की मॉडल। लॉक के एंड की मॉडल में जो की है वो आपका सबस्ट्रेट है, लॉक आपका क्या है, एंजाइम का एक्टिव साइट है, दोनों अच्छे से फिट बैठ रहे हैं, यही है ताला चाबी सिद्धांत, ठीक है। ऐसे ही इंड्यूस फिट मॉडल में एंजाइम अपने आकार को थोड़ा सा छोटा करेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे सबस्ट्रेट अच्छे से बैठ जाए, ये इंड्यूस फिट मॉडल। बस रिलीज आप प्रोडक्ट में चाहे लिखिए चाहे इस रिएक्शन को बता दीजिए, यहाँ से प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। प्रभावित करने वाले कारक में तापमान, तापमान एक अच्छे तापमान पे एंजाइम वर्क करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे एंजाइम अपने एक्टिविटी को कम कर देता है। ऐसे ही पीएच, बहुत ज्यादा अम्लीय बहुत ज्यादा क्षारीय पे अच्छा सा एंजाइम वर्क नहीं करता, एंजाइम की एक्टिविटी घट जाती है। एंजाइम कंसंट्रेशन, मतलब मोर एंजाइम कैन स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, अगर पर्याप्त सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो तो एंजाइम क्या करेगा, अपने रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक। चलिए इन्वर्टर वगैरह एक्टिवेटर वगैरह देख लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यही इतना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चीजों को कवर करेंगे। देखिए बहुत जरूरी चीजें करना, अच्छे से मेहनत करिए।
ओके।